नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आगामी कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक, शाम 4 बजे प्रभारी शैलजा बैठक लेंगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे। इसके अलावा यशपाल आर्य, करण माहरा भी शामिल होंगे। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे शैलजा कुमारी, जो कि प्रभारी हैं उत्तराखंड की, वो बैठक लेंगे। दिल्ली में ये बैठक होगी। कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से 2 उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, तो उसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक उपचुनाव और, यानी कि केदारनाथ उपचुनाव, इसके अलावा निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे मजबूती से इन चुनाव को लड़े, इसको लेकर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो यानी कि निकाय चुनाव और केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक होनी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस अपनी किस तरीके की आगे की रणनीति तैयार करती है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा भी इस बार पूरे जोर शोर से साथ इन चुनाव में उतरेगी, क्योंकि 2 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा को हार मिली है उपचुनाव में, उसको लेकर सबक भी मिला है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ा हुआ है। तो देखना होगा कि क्या रणनीति होती है और उस रणनीति में कितनी कारगर ये रणनीति कांग्रेस के पक्ष में हो पाएगी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आगामी कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में कांग्रेस की विधायक मंडल की बैठक है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है और कितनी अहम ये बैठक है, क्या कुछ इसमें होने वाला है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बद्रीनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव और मंगलौर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता है, और जो एक जीत का पहिया कांग्रेस पार्टी के साथ में अब चला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसे जो है आगे भी इसी तरीके से उसे और गति दी जाए, और जो आगामी चुनाव होने हैं उन चुनाव में एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की जाए। इसी के चलते केदारनाथ उपचुनाव को लेकर और निकाय चुनाव जो प्रदेश में होने हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति तैयार कर रही है, और पूरा जो है चिंतन मनन और रणनीति जो है तैयार की जा रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार बैठकें ले रही है। वरिष्ठ नेताओं की बीते रोज दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें जी। कि चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, और अभी जो है एकजुटता का मूल मंत्र भी वहां से दिया। और आज जो है विधायकों की बैठक दिल्ली में होनी है। कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस की, वो बैठक लेंगे, और उसमें पूरी रणनीति चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। किस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी को कार्य करना है, नेताओं वरिष्ठ नेताओं को किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है, और निकाय चुनाव को लेकर किनकी ड्यूटी लगनी है, किन विधायकों को कहाँ की जिम्मेदारी दी जानी है, तो इसको लेकर पूरी रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब कोई भी कोरकसर जो है इन चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है, और लगातार जो है अब एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। पूरे जोशीले अंदाज में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी ग्राउंड पर जो है लगे हुए हैं। जी, और ऐसे अच्छा में अरुण, ये भी जो बताइए, भी इस बैठक उपचुनाव में है, कौन कौन लोग शामिल होंगे? कांग्रेस के बड़े नेता कौन कौन इस बैठक में जा रहे हैं? जी रवि, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बैठक होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत जो विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में है, वो सभी विधायक भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। पूरी रणनीति जो है यहाँ से तैयार की जाएगी कि आगे चुनाव में जो है जो आगे में कार्यक्रम है उनमें किस तरीके से पार्टी को करना है और लड़ना है और उत्तराखंड किस में तरीके से मजबूती मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। और उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर ओरछा बैंड के पास हादसा हुआ। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में वाहन आया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनको चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस, एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में वाहन आ गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीर है। पहाड़ पर इस वक्त इस तरीके की तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है और उसी बीच
इस तरीके की खबरें हैं कि कहीं पर बोल्डर आ जाता है, पत्थर आ जाते हैं और वाहनों को क्षति पहुंच रही है, कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और यहाँ पर एनडीआरएफ माफ़ कीजिएगा एसडीआरएफ और एम्बुलेंस भी पहुंच गई हैं। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर ओरछा बैंड के पास ये हादसा हुआ है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ हैं, उनसे मैं ज़्यादा जानकारी लेता हूँ। दीपक, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जो 3 घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल रवि, आपको बता दूं कि ये जो दुर्घटना है सुबह के करीब जो वहाँ पे ये जो वाहन है ये जो यमुनोत्री राष्ट्रीय जा रहा था और बैंक के पास से अचानक जो ऊपर से पत्थर आ गया जिसके चपेट में ये वाहन आ गया था। इसमें 3 लोग सवार थे जो घायल और एक व्यक्ति जो उसमें फंसा हुआ था उसको जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु होने अभी पुष्टि हुई है कि वो जो घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। जी अच्छा, आप बता रहे कि 4 लोग सवार थे, एक की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई है। दीपक, जो 3 लोग और हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी बिल्कुल, एक जो व्यक्ति है वो सामान्य रूप से घायल हो, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि वो जो है खुद ही वहाँ से घटनास्थल से जो खुद ही कहीं चला गया है। और बाकी जो 2 लोग सामान्य घायल है उनको जो है अस्पताल में जो है छोटा हल्का सा इलाज देके जो उनको जो है घर भेज देंगे, वो सामान्य है लगभग। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर दर्शनलाल चौक होते हुए परेड ग्राउंड स्थित क्रीड़ा स्थल भवन में पहुंची। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा, ये यात्रा देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश और देश में 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी। संदेश तो ये है कि यह हमारा तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृत काल प्रारंभ हो रहा था, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत काल को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के आह्वान में। तो आपको बता दें कि देहरादून में ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। खेल मंत्री हैं रेखा आर्य ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में लगातार 15 अगस्त तक चलाई जाएगी। इसमें छात्र छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है, छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वयस्क और बुजुर्ग लोग भी इस यात्रा में दिखाई दिए। तो इस यात्रा का उद्देश्य हर घर तिरंगा और देशभक्ति को जगाना है लोगों के दिलों में। तो मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में देहरादून में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये आह्वान कर चुके हैं कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को विस्तृत तौर पर निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कुछ हमारे पहाड़ी पत्रकार बीजेपी के गुणगान में लगे हुए हैं। यहां तक कि हरीश रावत ने यह भी कहा कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उनके बयान पर पलटवार किया। हरीश रावत का राजनीतिक जीवन अनिश्चितताओं में रहा है। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो अनिश्चितताओं में रहे हैं, उन्हें अब वही दिखाई देता है। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितताओं में रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये आए दिन अस्थिर करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री रहे तो अस्थिरता के दौर में रहे और अब भी उनको वही दिखाई देता है। किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये एक जीवंत पार्टी है। पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है। हम अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को समझते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, वही हम सब कर रहे हैं। उनको उसमें कहीं अस्थिरता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उनको निराशा हाथ लगेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसक घटनाओं के विरोध में उत्तरकाशी के सभी हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को वहां से हिंदुओं को भारत में वापस बुलाकर उन्हें यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। इसी विरोध के चलते हिंदू संगठनों ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं
उसमें से प्रमुख मुद्दा बांग्लादेश का है और जो यहाँ अवैध रूप में इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा दुनिया भर के व्यापार के माध्यम से प्रवेश हो रहा है, उसके लिए हम आज ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हैं, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। एक बहन बेटी के साथ मिलकर 140 इस्लामिक जो जिहादी हैं वो उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। उनकी भारत में आज उत्तरकाशी में हिंदू समाज, सभी हिंदू संगठन मिलकर कड़ी निंदा करता है, घोर विरोध करता है और चेतावनी देता है उन सभी को कि अगर क्या बोलते हैं भारत में भी ऐसा करने का प्रयास किया तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज को लेकर, साधु संतों को लेकर उनको यहाँ से खदेड़ने का काम। और देहरादून के दून अस्पताल के स्टोर रूम और एक्सरे रूम में आग लग गई। अचानक आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम में रखे कागजात भी जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कर्मचारियों ने मरीज और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हाँ, देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आज एक हमारा जो स्टोर रूम है जिसमें हम लोग अपनी एक्सरे की फिल्म इत्यादि उसमें रखते हैं, तो उसमें एक अचानक एक साउंड के साथ हल्की सी आवाज़ हुई और उसके बाद उसमें आग लग गई। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर, हमारे जितने कर्मचारी थे, हमारे गार्ड्स, सभी ने बहुत ही त्वरित एक्शन लेते हुए, वहाँ पर 2 मरीज उस टाइम पर थे जिसमें कि एक ब्लाइंड पेशेंट भी था। हमारी डॉक्टर ने उसको खुद ही कैरी अपने साथ सहारा देकर उनको पीछे के रास्ते से माथे निकाल लिया और हमारे सभी जो एक अग्निशमन यंत्र होते हैं उनके जरिए उस आग पर हमने काबू पाया। बाद में हमारा कॉल कर लिया गया था अग्निशमन दल को भी, उन्होंने आकर फिर वहाँ से पूरा एक धुआं निकालने का काम। सावन के चौथे सोमवार के दिन आज दिनेशपुर के सबसे प्राचीन आदिवासी काल शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोले शंकर का दूध और दही से जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि माना जाता है कि 350 साल पुराने इस शिव मंदिर में जो कोई भी अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। आज सावन का 12वें महीने के अनुसार आज लास्ट सोमवार है और आप जो ये रामबाग शिव मंदिर को देख रहे हैं ये बहुत पुराना, यानी मेरे पिताजी के जन्म से भी पहले से यहाँ यही सी मान्यता है कि जो मन से, जो श्रद्धा से भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आप भीड़ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। और जो क्या कहते हैं चैत्र महीने में जो सावन और शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि में आपको 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है यहाँ। इसलिए यह जो आस्था का है, ये आस्था बहुत ही एक गरिमामयी आस्था है और लोगों की जो भावना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, वो वास्तविकता है। ये 300-350 साल पुराना शिव मंदिर है, आदिवासी। इस मंदिर की विशेषता है जो भी मनुष्य सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लगभग कितने साल पुराना मंदिर है? ये 350 साल पुराना मंदिर है। दूर दूर से भगत आते हैं, श्रद्धालु जो अपने मन से मानते हैं उनको सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रामबाग का प्राचीन मंदिर है। ये हमें जानकारी के अनुसार ये कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। ये इतनी जागृति मंदिर है, कोई भी मनोकामना अगर यहाँ से लोग करते हैं उसको पूरा हो जाता है। हरिद्वार से सब जल लाके यहाँ जलाभिषेक करते हैं और पूरा सबका मनोकामना पूरा हो जाता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का कई जिलों के लिए अलर्ट जारी है। पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लिहाजा कई सड़क मार्ग अब तक बंद है। स्थिति ये है कि एक मार्ग खुलता नहीं कि दूसरी जगहों पर मार्ग बंद होने की खबरें सामने आने लगती हैं। लिहाजा विपक्ष भी ऐसे में कैसे पीछे रह सकता है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रोक दिया। राज्य में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित हुई है। बारिश की वजह से 4 राज्य मार्ग और 10 संपर्क मार्गों पर मलबा आ गया है।
और रास्ते बंद हो गए हैं। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, परंपरागत मार्ग है, वो सुचारू रूप से अभी तक चालू नहीं कर पाए। सरकार धीमी गति से काम कर रही है। सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सरकार कोई गंभीर नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार कतई चाहती नहीं कि केदारनाथ धाम में लोग जाएं, गरीब लोग जाएं, असहाय लोग जाएं, स्थानीय लोग जाएं। जब आप 10 दिन में एक रास्ता साफ नहीं कर सकते हो, चलने लायक नहीं बना सकते हो, मैं समझता हूँ उस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि केदारनाथ की बात करे। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह भूस्खलन और भूधसाव की वजह से मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासक मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि केदारनाथ का पैदल मार्ग अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है। सरकार धीमी गति से काम कर रही है। सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, ना ही सरकार संवेदनशील दिखती है। उन्होंने बड़ा सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि वहां पर असहाय लोग, गरीब लोग केदारनाथ यात्रा पर जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है कि वह केदारनाथ की बात करें। देखिए, विरोध प्रदर्शन किस बात का करने जा रहे हैं? आप देखिए, पिछले दिनों जब उत्तराखंड में आपदा आई तब ये लोग यात्रा निकाल रहे थे। जिस तरीके से डिजास्टर रिस्पांस माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो देश में कहीं भी इतना तेजी से हुआ होगा। जिस तरीके से SDRF, NDRF, पूरा प्रशासन, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी खुद केदारनाथ रुद्रप्रयाग में मौजूद थे और मॉनिटर कर रहे थे। और जब मुखिया स्वयं मौजूद होता है तो जो गति होती है वो अलग होती है। वो गति हमने इस प्रदेश में देखी। समस्या यह नहीं है कि पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह गाढ़ गदेरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। पहाड़ों में मार्ग बंद होने के बाद यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार से पूछ रहा है। इधर बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार आपदा को लेकर तेजी से काम कर रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद ही एक्टिव है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। पहाड़ों में बरसात के समय में भूस्खलन होते रहा है। पहाड़ों में पहले भी लोग परेशान थे और आज भी। जब राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है तो भी लोग परेशान ही हैं। लिहाजा यह बात समझ से परे है कि सरकार किस बात को लेकर दावा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। यही वजह है कि कांग्रेस अब होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रही है और जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि उसकी जीत का पहिया अब निरंतर आगे चलता रहे और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया। बीते रोज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं की दिल्ली में बैठक ली। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई। जो बैठक हुई उसमें सप्पल जी भी थे, प्रभारी जी भी थी, दीपिका पांडे जी भी सह प्रभारी भी उपस्थित थे और सभी वरिष्ठजन उसमें लगभग उपस्थित थे। उसमें निकाय चुनावों को लेकर और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर
डिस्कशन हुआ है। आगे 2027 के लिए हमारा क्या रूट मैप होगा उस पर भी डिस्कशन हुआ है, और किस किस तरीके से हमको साथ मिलकर काम करना है, उन सभी विषयों पर बात हुई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटों पर मिली हार के बाद से कांग्रेस में मायूसी छा गई थी, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव ने कांग्रेस में एक उम्मीद की नई किरण जगाई, जिसके बाद से कांग्रेस पूरे जोश में दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई। अब एक के बाद एक दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोबारा कोई बैठक ऐसी नहीं है, लेकिन विधायकों को क्योंकि उस बैठक में नहीं बुलाया गया था, तो विधायकों की अलग से एक बैठक 12 तारीख को 4 बजे शाम को है दिल्ली में, और उसके बाद हो सकता है वो अनुवांशिक संगठनों को, हमारे जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनके संगठन के अध्यक्षों को भी शायद मैडम बुलाएंगे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुराजा जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दोनों ही चुनाव को लेकर तैयार है और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। मथुराजा जोशी ने कहा कि उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रदेश प्रभारी लगातार बैठकें ले रही, विधायकों के साथ भी बैठक होनी है और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जानी। नगर निकाय में भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी है, तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके साथ साथ प्रभारी भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे। मथुराजा जोशी ने कहा कि कांग्रेस पूरी शिद्दत और ताकत के साथ केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का परचम इन चुनाव में लहराएगा। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयार है और केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी बिल्कुल तरीके से तैयार है। हमने पूरी तैयारी कर ली है और जो लगातार बैठकें हो रही हैं दिल्ली में, आपने देखा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रभारी जी की बैठक हुई और प्रभारी जी पूरी निगाह बनाए हुए हैं, पूरी नजर रखे हुए हैं चुनाव में, नगरपालिका के, नगर निकाय के चुनाव हो चाहे केदारनाथ के चुनाव में। अब विधायकों के साथ बैठक हो रही है और विधायकों से भी पूरी चर्चा हो रही है और उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं को नगर निकाय के चुनाव में अलग से जिम्मेदारी दी जा रही है, पर्यवेक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें बिल्कुल रोड मैप तैयार है और केदारनाथ के भी कौन प्रभारी होंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, उसका भी रोड मैप बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे केदारनाथ का उपचुनाव हो, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी और दोनों चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम इस प्रदेश में लहराएगा। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस एकजुट भी नजर आ रही है और इस एकजुटता का ही नतीजा है कि कांग्रेस ने दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वरिष्ठ नेताओं की सेठ जड़ता का कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।